Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel into ePathshala. Hope you people are doing well. So आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे MCO 021 के क्वेश्चंस विद उसके आंसर्स. ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको एक सेशन प्रोवाइड किया है. आई होप आप सबने वो सेशन देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आपको आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. डू वॉच इट. आज हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 के क्वेश्चंस को. तो चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. सो आज हम देंगे प्राइस लीडरशिप के बारे में. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया है जून 2023 के एग्जामिनेशन में. So the oligopoly market structure has perfect competition, monopoly and monopolistic competition. तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है. ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपके जो सेलर्स होते हैं वो स्मॉल नंबर्स होते हैं, लाइक 8 to 10 आपके सेलर्स होते हैं. ठीक है, और कैसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल किए जाते हैं? आपके होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की. ठीक है, अब अगर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है. ठीक है, यही सब है आपके. और जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो बहुत है, बट हर एक कंपनी का अपना कुछ एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है. ठीक है, सभी के अपने जो टेस्ट है वो अलग हैं. तो एक तरीके से जो मार्केट है वो तो होमोजीनियस है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं. ठीक है, सो अ फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट द मार्केट एंड देन दे ट्राई टू कोलाइड एंड शेयर द मार्केट. तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक के प्राइसेस जनरली देखेंगे तो लगभग जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम हैं या आसपास के ही प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? कोलाइड कर लेते हैं ताकि जो कंपटीशन है उसको कट डाउन कर सके और जितनी भी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो ईजिली मार्केट में रन कर सके. सो दे ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय जॉइनिंग हैंड्स एंड रिड्यूसिंग द मार्केट कॉम्पिटिशन. सो दे मेनली फोकस ऑन नॉन प्राइस कंपटीशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. नॉन प्राइस कंपटीशन क्या मतलब होता है? कि प्राइसेस के बेसिस पे कंपटीशन नहीं हो रहा है. इसके अलावा जैसे इनके जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो कॉम्पोजिशन है प्रोडक्ट को बनाने का, वो क्या है? उनका नॉन प्राइस कंपटीशन है. वो सारी कंपनीज का अपना अलग है. ठीक है, ये प्राइस के बेसिस पर कोई भी यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है. उनके जो टेस्ट में फ़र्क है उसके बेसिस पे ये कंपटीशन होता है और इसी की वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं. सो ये तो बात हो गई ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की. अब बात आती है कि प्राइस लीडरशिप होता क्या है. सो प्राइस लीडरशिप अकर्स व्हेन अ लीडिंग फर्म इन अ गिवन इंडस्ट्री इज एबल टू exert enough influence in the sector that it can effectively determine the price of the goods or services for the entire market. ठीक है, तो अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग है कि वो जो भी प्राइस सेट कर रहा है वही प्राइसेस आगे जितनी भी उसकी सेम डोमेन की कंपनीज हैं अगर वो भी सेम प्राइसेस सेट कर रही हैं, तो जिस भी कंपनी ने प्राइस इनिशिएट किया होता है वो क्या होती है? प्राइस लीडरशिप कहलाती है. वो क्या होती है? हमारी लीडिंग फर्म कहलाती है. अब वो जैसे भी प्राइसेस आगे सेट करेगी उसी के बेसिस पर जो और इसके कंपटीशन में फर्म्स होंगी वो अपने प्राइसेस उसी हिसाब से सेट करती हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं जियो का. राइट, जियो जैसे ही आया और जियो के प्राइसेस के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, जितने भी नेटवर्क्स हम यूज़ करते हैं, आप देखते हैं कि सभी ने अपने प्राइसेस जियो ने जैसे प्राइस रखे थे उसी के आसपास रखना स्टार्ट कर दिए. राइट, क्योंकि अगर वो इस तरीके से ना करते तो हो सकता है कि जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं वो सीधे कहाँ जाते? जियो की तरफ स्विच कर जाते. ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब जियो एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी तो उस टाइम पर जियो प्राइस लीडर ज़रूर रहा. ठीक है, so the oligopoly market structure or market system is of various types and is based on the degree of concentration of the market. So the behavior of the firm in that market also affect the oligopoly structure. So यहाँ पर हम basically बात करेंगे two forms of price leadership. एक है हमारा dominant price leadership और एक है हमारा barometric price leadership. अब देख लेते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं. सबसे पहले बात करें अगर हम dominant price leadership की, so it refers to a type of leadership in which
ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेट्स द एंटायर इंडस्ट्री। सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं एयरलाइंस का, ठीक है। जो भी हमारी बड़ी एयरलाइंस होती हैं वो जैसा प्राइस सेट करती हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो स्मॉल एयरलाइंस होती हैं या जो चीप एयरलाइंस होती हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्राइस क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम यहाँ पे कि डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप समवॉट आपका मोनोपोली क्रिएट कर देता है। जैसा मैंने भी आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था जियो का, जियो ने स्टार्टिंग में क्या किया कि पहले आपको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे आपके जो अदर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज थी वो क्या कर रही थी, आपको उसके लिए चार्ज कर रही थी। तो धीरे धीरे जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो जियो की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जियो ने क्या किया, थोड़े मिनिमम चार्जेस अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए और अपने जो नेटवर्क है वहाँ पे कंज्यूमर्स को और ज़्यादा ऐड करने की कोशिश की, ठीक है। तो जो जियो है उसने भी एक टाइम पर क्या किया था, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की थी और इसकी वजह से जो अदर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, ठीक है। सो अंडर डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे आपकी जो फर्म है या जो भी आपकी इंडस्ट्री है अगर वो प्राइस को डोमिनेट कर देती है तो बाकी जितने भी आपके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको वो प्राइस को ही कंसिडर करते हुए ही अपनी जो भी प्राइस है वो सेट करने पड़ते हैं, जैसे कि एयरलाइंस के अंदर हो जाता है। सो द डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन यूजेस इट्स पावर ऑफ मोनोपोली टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू adjust their output with the set price. So the interest of other organizations are ignored by the dominant organization. So therefore dominant price leadership is sometimes termed as partial monopoly, ठीक है। तो इसको हम पार्शियल मोनोपोली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। So it refers to a leadership in which one organization declares the changes in price at first and assumes that other organization would accept it. अब डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप से बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप कैसा लगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपका जो आपकी डोमिनेंट इंडस्ट्री है वो क्या करती है, प्राइजेस को यहाँ पे सेट करती है, उसके बेसिस पे आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने प्राइजेस सेट करती हैं। लेकिन बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में क्या होता है कि एक होता है कि जो चेंज को सबसे पहले एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अगर किसी कंपनी ने किसी चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके बेसिस पे वो अपने जो डायरेक्शंस हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उसको चेंज करती है और एक्सपेक्ट करती है कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, तो ये आपका कहलाता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डोमिनेट अदर्स एंड नीड नॉट टू बी लीडर इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को जो जल्दी अडेप्ट करने की कोशिश करता है बेसिकली वो होता है हमारा यहाँ पे बैरोमेट्रिक प्राइस लीडर, और वो ये कंसिडर करता है कि जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस चेंज को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होता है, यहाँ पे कोई डोमिनेंस नहीं होती है, बस यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है कि अगर हमने इस चेंज को एक्सेप्ट किया है तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी अगर चाहें तो इस चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज barometer. So this barometric organization only initiates a reaction to the changing market situation which other organizations may follow if they find the decision in their interest. तो अगर उनको लगता है कि उनके इंटरेस्ट में है और इस चेंज को एक्सेप्ट करने से उनके प्रॉफिटेबिलिटी में कोई चेंज आएगा तो वो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। So on the contrary, the leading organization has to be accurate while forecasting demand and cost conditions so that the suggested price is accepted by the other organization. अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यह आ जाता है कि जिसने भी इस चेंज को इनिशिएट किया है उसके पास थरो नॉलेज होनी चाहिए विद एक्यूरेसी, जो भी उन्होंने डिमांड को फोरकास्ट किया है जिसके बेसिस वो आगे मार्केट में जो प्राइसेस चेंज होने वाले हैं या चेंज हो सकते हैं उसको फोरकास्ट किया। अगर वो फोरकास्टिंग सही नहीं होगी तो हो सकता है आगे जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये चेंज एक्सेप्ट किया है प्लस आगे जो ऑर्गेनाइजेशन उसको हो सकता है फॉलो करने वाले हों उनको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपकी फोरकास्टिंग है डिमांड को लेके वो एक्यूरेट होनी चाहिए। सो बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप का एग्जांपल देख लेते हैं। तो 2002 में क्या हुआ, जब 2002 में जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से राइज कर रही थी, ग्रो कर रही थी, तो उस टाइम पे जो आपकी कंपनी है कोका कोला उसने इंट्रोड्यूस किया आपकी 200 ml की बॉटल, ठीक है, 5 रुपीज़ में, ताकि
जो भी आपके अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज के लोग हैं वो ईजिली उसको अफोर्ड कर सकें, ठीक है। और उन्होंने ये निकाली थी स्ट्रैटेजी अंडर द हेड अफोर्डेबिलिटी स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्योंकि 5 रुपए की बॉटल हर कोई अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो अर्बन एरिया में रह रहा हो चाहे रूरल एरिया में रह रहा हो, ठीक है। तो इन्होंने मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करते हुए मार्केट को फोरकास्ट किया, डिमांड्स को देखा और उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया, ठीक है। अब इसी को फॉलो करते हुए पेप्सी ने भी यहाँ पे इस चीज़ को अडेप्ट किया, ये कहते हुए कि ये उनका पहले ही एजेंडा था कि वो प्राइसेस को कट डाउन करेंगे ताकि वो लार्जर कंज्यूमर बेस को टारगेट कर सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोका कोला ने कोई भी कंपल्शन नहीं डाला, ठीक है, ना ही डोमिनेट किया पेप्सी को कि आप भी अपने प्राइसेस को चेंज करो। पेप्सी को ये खुद से रियलाइज हुआ कि हाँ हमको भी प्राइसेस कम करने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा कंज्यूमर्स तक अपनी जो बॉटल्स हैं उनको पहुंचा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पेप्सी है उसने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने प्राइसेस को कट डाउन कर लिया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप का। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो सपोज देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशंस A and B producing identical products where organization A has a lower cost of production than organization B, ठीक है। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब हो गया कि जो आपके होमोजेनस प्रोडक्ट्स हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रहे हैं, देयरफॉर कंज्यूमर्स आर इंडिफरेंट बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस ड्यू टू आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो होमोजेनस प्रोडक्ट्स हैं तो इसलिए कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंट है। सो दिस इंप्लाइज दैट बोथ द ऑर्गेनाइजेशन वुड फेस सेम डिमांड कर्व विच फर्दर रिप्रेजेंट्स इक्वल मार्केट शेयर। तो यहाँ पर अगर हम अपने डायग्राम को देखें तो डी जो आपका है वो क्या है, आपका डिमांड कर्व, ठीक है। MR क्या है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, और आपका MCA एंड MCB आर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन A and B रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो जैसा कि हम अपने डायग्राम में देख सकते हैं दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन A इज लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन B, ठीक है। इसीलिए हमारा जो MCA है वो MCB के नीचे है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लोअर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ए के एस्पेक्ट से। सो द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए वुड बी मैक्सिमाइज एट द पॉइंट वेयर MR इंटरसेक्ट्स MCA, ठीक है। तो हमने पीछे क्या देखा कि जो हमारा MCA है ये क्या है, लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे जनरेट होगा, जहां पर MC और MR एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, ये पॉइंट पे, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ए वुड बी क्या हो जाएगा, OQ एट प्राइस लेवल ऑफ OP, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन बी की तो ऑर्गेनाइजेशन बी वुड बी मैक्सिमाइज एट द पॉइंट वेयर MR इंटरसेक्ट्स MCB, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, OQ1 दैट इज इतना, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरी इंक यूज कर लेती हूँ। ये हो जाएगा बी के लिए OQ1 और प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, OP1, ये वाला, ठीक है। सो इन सच अ केस द प्राइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी इज मोर एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन ए, राइट। ये तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो किसका ज्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन बी का। सो हाउएवर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू चार्ज द सेम प्राइस एज द प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को होमोजेनियस तुरंत बताया था क्योंकि यहाँ पे मेजर एम्फेसिस उसी पे है, क्योंकि जब आप सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो उनके जो प्राइसेस हो सकते हैं वो डिफरेंट नहीं हो सकते, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो इन दिस केस ऑर्गेनाइजेशन ए इज द प्राइस लीडर एंड ऑर्गेनाइजेशन बी इज द फॉलोअर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन ए है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो कम कॉस्ट में बन जा रहा है, तभी जो प्रॉफिट है वो ज्यादा वो जनरेट कर पा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ए यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्राइस लीडर, और ऑर्गेनाइजेशन बी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉलोअर। तो दस ऑर्गेनाइजेशन ए विल डिक्टेट द प्राइस टू ऑर्गेनाइजेशन बी। So both the organization will follow the same output, that is आपका OQ, और प्राइस लेवल आपका क्या होगा, OP, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर A की बात करें तो A तो ऑलरेडी OP
और OQ पे है, लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वी वो किस पे, OP1 एंड OQ1। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन वी है वो थोड़ा लॉस में जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्राइस लीडर बन रहा है वो कौन है, ए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास OP लेवल और OQ लेवल का आउटपुट जनरेट किया हुआ था, OQ लेवल का आउटपुट और OP प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी सेट था। लेकिन जो बी है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम जनरेट हो पाएगा। ठीक है, सो हाउएवर द प्रॉफिट्स अर्न बाय ऑर्गेनाइजेशन बी आर लेस देन ए as it has to produce at price OP level which is less than its profit maximizing price of OP1। क्योंकि हमने देखा ना कि B का जो यहाँ पे maximizing price है वो क्या है, OP1 है, कितने पे, आपके OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट पे, बट यहाँ पर उसको कितने पे सेट होना पड़ेगा, OP पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। सो इन एडिशन the organization B also has the high cost of production that leads to lower profits at the price of OP1। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो A था उसका आपका आउटपुट लेवल OQ और आपका जो B है उसका क्या है, Q1। तो यहाँ से ये भी तो शिफ्ट हुआ, तो आपको जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी तो कम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो कभी ऐसा भी होता है कि जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट कम है, जब आप ज़्यादा आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि आप जब बल्क में कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आपकी जो कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली लेस आती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कह सकते हैं कि आपका लॉस में है। ठीक है, क्योंकि जो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस था दैट इज आपका OP1, उसको वहाँ पे नहीं OP पे सफ़र करना पड़ेगा, OP पे सेट होना पड़ेगा, प्लस जो इनका अपना आउटपुट लेवल था दैट इज OQ1 उसकी जगह पे OQ पे सेट होना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप ये प्राइस लीडरशिप थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी और ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, सो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक्स को हम ज़रूर से डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि आपको जल्दी जल्दी अब वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे काफ़ी टास्क होते हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना होता है, इस वजह से मैं अभी आप लोग को वीडियोस इतना फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ ताकि आपके दिसंबर के एग्जामिनेशन में ये सब आपको हेल्प कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक ज़रा मत भूलिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।